हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 53 देखेंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड एम लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है इंडियन पॉलिटी, पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ पे पहुँच गए। तो ये वाला टॉपिक आज देखेंगे हम। इससे पहले ये वाले सारे हमने कवर कर लिया प्रीवियस वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इंट्रोडक्शन में पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट आया जब 2005 में, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है कि वो क्रिएट करे एक इंफॉर्मेशन कमीशन, ना केवल सेंटर पे बट ऑल्सो एट द स्टेट लेवल। तो इसी के लिए ये बनाया गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट लेवल के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, थ्रू द ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये एक तरह से हाईली पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सारे मैटर्स कंप्लेंट्स को देखती है जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं ये उनको देखती है, ये उनके साथ कंसर्न रखती है। और जो सेंटर वाले होते हैं उसमें सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन वो देखती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में आपको मैं बता दूं कि इसमें एक तो होता है आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उसी के साथ साथ 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। और ये टोटल कुल मिला के कितने हो गए, 11 हो गए। ये जो 10 है ना, इनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए ये। तो ये 11 हो गए टोटल। और इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद किसकी रिकमेंडेशन के साथ, रिकमेंडेशन होनी चाहिए CM जो कि चेयरपर्सन होता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ ही साथ में स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है, जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये तीनों जो है वो रिकमेंड करते हैं गवर्नर को कि किनको जो है ये CIC एंड 10 जो ICs हैं उनको चुनना है। और इनके मतलब इनकी क्वालिफिकेशन में तो ये एमिनेंस पर्सनैलिटीज़ होती हैं इन द पब्लिक लाइफ। इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होती है कि इनके क्षेत्र में लॉ हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सर्विस, सोशल सर्विस हो गया, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के फील्ड में। एंड दे शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, और ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद किसी भी यूनियन टेरिटरी से भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर में नहीं होना चाहिए। और ये होल्ड करके रखते हैं अपनी पोजीशन को जब तक इनकी टर्म होती है। और ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की विल पे ही ये जो है इनको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन्योर एंड सर्विसेज की थर्ड पोजीशन पे हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड में इनकी टर्म एंड सर्विसेज में ये 5 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज़ द अर्लियर, उतनी देर तक ये ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। एंड नॉट एलिजिबल होते हैं फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और गवर्नर जो है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, गवर्नर इनको रिमूव कर सकता है, स्टेट चीफ ICs को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को फ्रॉम द ऑफिस। किन किन ग्राउंड्स पर, पहला कि इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर बैंकरप्ट आप बोल सकते हैं, या दूसरा मॉरल टर्पिट्यूड या फिर करप्शन वगैरह के मामले में अगर ऑफेंसिव हो तो, ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाएगा वही प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, ठीक है, कहीं और जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहा हो। एंड फोर्थ आपके पास आ जाएगा अगर गवर्नर को लगे, गवर्नर के ओपिनियन में वो अनफिट हो, ठीक है, माइंड या बॉडी दोनों के, उससे माइंड और बॉडी की टर्म में, तो वो तब भी हटाया जा सकता है। फिफ्थ, अगर उसको लगे कि फाइनेंशियली और अदर इंटरेस्ट में उसने एक्वायर्ड किया है जो कि ऑफिशियल फंक्शनरीज के लिए सही नहीं है, तो उस केस में भी उसको हटाया जा सकता है। इन एडिशन गवर्नर इनको रिमूव कर सकता है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के मामलों में भी। और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट पूरी इंक्वायरी को होल्ड करेगा। उसके बाद गवर्नर जो है वो, गवर्नर कैन रिमूव हिम अगर वो पाया गया
कि इन्होंने गलती की है, और इनकी जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं और अदर कंडीशन ऑफ द सब्सिडीज होती हैं वो बिल्कुल सेम वैसी होती हैं जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती हैं। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। एंड और इनको एक बार लगा मतलब अपॉइंटमेंट के बाद, लगने के बाद इनको कोई डिसएडवांटेज उस हिसाब से नहीं देनी है। अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो पहले पावर्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू रिसीव एंड एक्वायर इनटू द कंप्लेंट को इन्होंने रिसीव करना है और उसके बाद इंक्वायर करना है फ्रॉम एनी पर्सन, पहला हु हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। दूसरा, अगर कोई रिफ्यूज़ कर दे इंफॉर्मेशन देने से उसके लिए। तीसरा, अगर उसको रिसीव ना होया हो कोई रिस्पॉन्स, किसी मान लीजिए इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए और उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला उसका, तो उस केस में भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी, ठीक है। और हु थिंक्स द फीस चार्ज आर अनरीजनेबल, उसको भी इंक्वायर किया जा सकता है। उसके बाद हु थिंक्स इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग एंड फॉल्स, अगर इनको लगे कि जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है और इन्फॉर्मेशन इनको दी गई है जो वो फॉल्स दी गई है या फिर इनएप्रोप्रिएट या फिर मिसलीडिंग दी गई है, तो उस मामले में भी ये इंक्वायर कर सकते हैं। एनी मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी जो मैटर होगा ना इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो उसको ये इंक्वायर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये जो कमीशन है वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी इंक्वायरी के लिए ऑन द एनी रीजनेबल ग्राउंड्स, चाहे वो सुओ मोटो पावर से क्यों ना दे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जब ये इंक्वायरी कर रही होगी तो इसके पास मतलब इस कमीशन के पास, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की कौन सी पावर होंगी, तो सिविल कोर्ट की पावर इसके पास होगी। सिविल पावर की कोर्ट का मतलब है कि ये समन कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं उसकी, उससे ओथ ले सकते हैं, ओरल और रिटन दोनों चीज़ों में। दूसरी बात कि वो डिस्कवरी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और थर्ड बात कि ये रिसीव कर सकते हैं, मतलब इनसे ले सकते हैं एविडेंसेस के तौर पे कोई भी एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं किसी भी कोर्ट से या फिर किसी भी ऑफिस से, ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद ये इशू कर सकते हैं समन्स को फॉर एग्जामिनेशन, ताकि ये विटनेसेस के तौर पर उसको रख सकें, और किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स भी ये मांग सकते हैं। उसके बाद और भी जो भी मैटर रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होगा वो ये डिमांड कर सकते हैं। उसके बाद इंक्वायरी के दौरान ही इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेंट, द कमीशन में एग्जामिन एनी record which is under the control of the public authority and no such record may be withheld from it on any grounds. In other words, all the public records must be given to the commission during the inquiry for the examination. मतलब कोई भी अगर इंफॉर्मेशन इनको चाहिए तो वो विदहेल्ड नहीं कर सकता, अगर किसी भी ऑफिस से चाहिए वो अपने पास छुपा के नहीं रख सकता, वो इनको शोकेस करनी होगी कमीशन के आगे। उसके बाद कमीशन की पावर्स जो हैं वो अब देख लेते हैं उसमें क्या क्या और चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, मतलब जैसी इन्फॉर्मेशन इसने मांगी है पर्टिकुलर फॉर्म वैसी ही उनको प्रोवाइड करनी है। दूसरा, डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन वेयर नन एग्जिस्ट, जहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एग्जिस्ट नहीं करते तो ये वहाँ पे उनको लगा भी सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं। तीसरा, ये बिल्कुल सेम वैसी है जैसे हमने सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन में की थी ना, बिल्कुल सेम वैसी। और फिर थर्ड में आ जाएगा कि ये पब्लिश कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और उनकी कैटेगरीज जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरीके की इंफॉर्मेशन है। फोर्थ पॉइंट, ये चेंजेस भी कर सकते हैं किसी भी प्रैक्टिसेस में जो कि रिलेटेड होंगी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में ये एनहांस कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोविजंस में, और ट्रेनिंग्स कैसे देनी है ऑफिशियल्स को वो ये सब देखते हैं। उसके बाद ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी मतलब सबमिट करवानी होती है इनको स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिक्स्थ पॉइंट कि स्टेट गवर्नमेंट को इनको
अपनी एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करवानी होती है, तो वो एनुअल रिपोर्ट भी बनाने का काम इनका ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस, अगर किसी का कोई लॉस वगैरह हुआ है, फॉर एनी डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द एप्लीकेंट, तो वो भी ये भरपाई करने के लिए कहते हैं। तो इम्पोजिंग पेनल्टीज़, कोई भी पेनल्टीज़ लगानी है अंडर द एक्ट, ठीक है, जो RTI एक्ट है 2005 का, उसके अंदर अगर किसी को पेनल्टीज़ वगैरह देनी है तो वो भी ये मतलब सजेस्ट करते हैं कि ऐसे देनी है। एंड रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन, अगर किसी की एप्लीकेशन कोई मतलब इंक्वायरी के लिए आई है, अगर उसको ये रिजेक्ट करना चाहे तो वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये वाला पॉइंट तो देख ही लिया कि स्टेट गवर्नमेंट को इनको जो है एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है, और फिर वो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके आगे ये रिपोर्ट रखती है, स्टेट लेजिस्लेचर के आगे ये रिपोर्ट रखती है बाद में। उसके बाद व्हेन अ पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द कमीशन में रिकमेंड स्टेप विच ought टू बी टेकन फॉर प्रमोटिंग सच कन्फर्मिटी। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही था जैसा कि हमने सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा था। अभी हम एक मैं चीज़ आपको और बता दूँ, कमीशन जो है ना वो पेनल्टी भी लगाता है ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 250 रुपीज़ पर डे। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन मांगी गई हो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर वो नहीं दी गई ना इन्फॉर्मेशन, तो 250 रुपये का फ़ाइन है पर डे के अकॉर्डिंग, और ये कहाँ तक जा सकता है, 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करवाई गई हो। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर इट, एंड थैंक यू वेरी मच।